साथियों जय भीम। उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज़ मिल रही होगी और अभी हम इस मीटिंग को शुरू करने वाले हैं। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को मिल रही है? जय भीम सर, बिल्कुल आपकी आवाज़ मिल रही है। जय भीम प्रदीप भाई। हाँ सोनू भाई, क्या हाल है? बढ़िया। जय भीम प्रदीप जी। सर जी जय भीम। ठीक है सर, आवाज़ आ रही है, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं हम लोग। कैसे हैं प्रदीप भाई? मैं सोनू भाई ठीक हूँ। और बेटी कैसी पढ़ रही है? बेटी स्कूल में है। स्कूल में ही रहेगी? हाँ, वो तो भैया नोएडा। हमारे जीवन की शुरुआत ही अलगाव से शुरू होती है। जब तक हम माँ के पेट से अलग नहीं होते, हमारी उत्पत्ति नहीं होती है। तो इस बात का कोई मलाल मत रखो कि बच्चे दूर हैं। बच्चों पे विश्वास रखो कि वो कुछ करके आए। मेरी चलिए अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि बहुत क्वेश्चन जो है आते रहते हैं, बाद में आते रहते हैं और मीटिंग के दौरान आते रहते हैं। हम एक मीटिंग का प्रोटोकॉल बना के रखेंगे कि भाई जब मैं बोल रहा हूँ तो आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ तो लगभग सबके क्वेश्चनों को कवर करते हुए मैं आंसर दे रहा हूँ। तो इसलिए यदि किसी साथी को ऐसा लगता है कि उसको क्या पूछना है तो आप मुझे बताओ, मैं आपके सवाल नोट करता हूँ। बताइए कौन कौन क्या क्या पूछना चाहता है। आज हमने 2 सब्जेक्ट रखे हुए हैं, एसओएससी का एंट्रेंस एग्जाम और श्रेष्ठा का, क्योंकि ये दोनों आसपास ही आ रहे हैं। 1 जून को श्रेष्ठा का होने वाला है और 19 और 20 मई को एसओएससी का होने वाला है। हाँ जी सर। हाँ मास्टर जी बताइए। हाँ जी, नवोदय सर। नवोदय मास्टर। हाँ सर, मैं अभी डेट जैसे आई है ना, तो मैं सोच रहा था, मैं भी ढूंढ रहा था इस पे यूट्यूब पे कि अगर किसी ने मतलब नई बुक बना दी हो किसी ने, तो ऐसा सर्च करना सर, आप भी और मैं भी देख रहे हैं। श्रेष्ठा वाली है जैसे सिलेबस चेंज हुआ है उसके हिसाब से बच्चों को थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी। एसओएससी या श्रेष्ठा? एसओएससी का जी पहले। ठीक है, तो हो सकता है जल्दी से कुछ छापते हैं। अभी तो 10 दिन में 15 दिन में डेट तो जैसे भी दी है इन्होंने, तो कोई पब्लिशर निकालेगा ही, एक बुक तो निकालेगा जब इन्होंने जो सिलेबस चेंज करा है, तो कोई ना कोई छापेगा ही उसमें। ठीक है, और बताइए। हाँ बस। और सर श्रेष्ठा का देखना सर, कोई बुक्स आई हो अगर इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, तो सर थोड़ा बताना है। ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन? अजय खटानिया, आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? मेरा सवाल ये था नहीं, आपकी आवाज या तो आपके जो ईयरबड्स है ना उससे कनेक्ट नहीं हो पा रही है सही तरीके से। एग्जाम कब है इसके बारे में किसका एग्जाम, किस चीज का? अजय जी, अगर आप इसको डिस्कनेक्ट कर लेंगे ना ईयरबड्स को अपने को, तो शायद आप बेटर बोल पाएंगे। हमको आवाज नहीं मिल पा रही है, मतलब मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन एसओसी के एग्जाम का, इंटरनल एग्जाम का इस बार इशू नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, उसको देख लेते हैं। दूसरा, जो बच्चा एसओसी की और श्रेष्ठ की तैयारी कर रहा है 9th और 11th दोनों के लिए, तो उनके लिए कौन सी ठीक रहेगी? ठीक है, बस ये 2 सवाल। ठीक है। प्रदीप सर, नवोदय जय भीम, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नवोदय जय भीम सर जी।
हाँ सर, मैं सवाल पूछ सकता हूँ अभी? आप पूछ लेंगे सर, मैं सवाल लिख रहा हूँ मैं अभी, फिर सबके जवाब देता हुआ चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, अभी का कंप्लीट हो गया है, पिछले साथी का तो मैं पूछ लूँ सर। हाँ बताइए सर। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे ये एसओएससी की स्कीम है और अभी इन्होंने सीबीएसई से डीबीएसई किया है इन्होंने, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इसमें जो है टोटल स्कूल कितने हैं और कितनी फीस है इसमें, और इसका सिलेबस क्या रहेगा? ठीक है। हाँ, ये प्रमुख सवाल है सर। ठीक है सर। तो देखना अर्जुन प्रसाद जी मीटिंग में आ जाए। अर्जुन प्रसाद जी है क्या मीटिंग में? नहीं, ये हमारी आवाज में चल रही है। हाँ अर्चना जी बताइए। गिरीश जी आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे? जी सर। हाँ जय भीम सर। जय भीम सर मैं पूछा इसका पैटर्न किस टाइप से रहता है क्वेश्चन का? हाँ पैटर्न किस टाइप रहता है? पैटर्न कुछ सवाल आते हैं। मैंने पैटर्न लिख दिया। जी सर, ठीक है। चलिए हेलो सर, मीटिंग ज्वाइन कर लीजिए। हाँ मेरी बात करो। मीट कर लो, प्रदीप जी बात कर। अर्जुन जी है? अर्जुन जी। हाँ सर, जब भी मीटिंग ज्वाइन करो आपका एक्सपेंस लेंगे ना, आपके बेटे का एक्सपेंस लेंगे उसमें मीटिंग में हम लोग। आइए आप प्लीज। देखना ये संगीता रो नहीं आई है, जुड़ी है क्या? ये संगीता जी है क्या जो है? संगीता और बबीता है ना, दोनों है? अच्छा सर मैं हूँ सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम जय भीम। ठीक है, ये बैठा है। ठीक है, आप लोग के जरूरी है, हाथ जोड़ के। ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एसओएससी शुरू करते हैं कि एसओएससी को लेके जो चीजें हैं वो हमको समझनी चाहिए। और हेलो, हाँ जी सर, सुन पा रहे हैं आपको। ठीक है। एसओएससी को लेके चीजें हमको, जब जैसे प्रदीप जी ने सवाल पूछा, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये आज के टाइम का है, क्योंकि डीबीएससी से सीबीएसई में ये चीजें आई हैं। तो क्या डीबीएससी पहले से था? तो एक क्वेश्चन इसके साथ ये भी जुड़ जाता है। तो फिर इसकी हिस्ट्री पे हम थोड़ा बात करते हैं 1-2 मिनट में। और इंफॉर्मेशन को हम ऐसे लें कि जो आज की मीटिंग हम कर रहे हैं, मतलब हम कॉल पे भी बात कर सकते थे, फोन पे एक एक करके, लेकिन एक आदमी को बताने में भी इतना समय लगता है और हजारों आदमियों को भी बताने में ही इतना समय लगता है, बशर्ते हम मोड ऑफ इंफॉर्मेशन क्या यूज कर रहे हैं। इसलिए हमको इंफॉर्मेशन का जो मोड है ऐसा यूज करना चाहिए कि जिससे हमारी इंफॉर्मेशन ना केवल वाइड सर्कुलेशन में जाए, बल्कि वो इंफॉर्मेशन हमारी जो है स्टोर भी हो जाए, ताकि हम उसको सर्च करना चाहें वो भी करें। और इसमें मैं कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल आदमी नहीं था, मैंने भी चीजें सीखी, और सीखने की जिज्ञासा जब हमारे अंदर होती है तो बहुत चीजें हम लोग सीख लेते हैं। और जब मैं थोड़ा कुछ बोलता हूँ गुस्से में या ऐसा बोलता हूँ, तो उसको बस ऐसे लें कि मुझे दर्द होता है कि जब समाज के बच्चों का एडमिशन रुकता है, या फिर वो कुछ करने के लायक हैं लेकिन उनकी लापरवाही जो है उनको खा जाती है। और साथ में जब उनके बच्चे के माँ बाप भी लापरवाह होते हैं
तो फिर और गुस्सा आता है, थोड़ा दर्द होता है। वो दर्द जो होता है उसकी वजह से गुस्सा आता है, तो उसको अन्यथा कभी ना लें। वो केवल एक हितैषी और हितचिंतक होने के नाते ऐसी व्यवहार में बातें आ सकती हैं। तो सबसे जरूरी चीज है कि हमको अपने जो अधिकार हैं, खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में अधिकार के साथ में स्कीम जो चल रही है हमारी, उनको जाने। और यकीन मानिए कि यदि आप जान गए तो आप अपने बच्चे को नर्सरी से लेके पीएचडी तक फ्री में या बहुत कम पैसों में करा सकते हैं। ऐसी योजनाएं हैं, और ऐसी योजनाओं का लाभ लेने वाले प्रत्यक्ष व्यक्ति आपके सामने हम दिखाएंगे, जिनका बच्चा, जब हम लोग 2015 से इस मुहिम में आए राइट टू एजुकेशन वाली में, तो जिन बच्चों का एडमिशन 2015 में फर्स्ट क्लास में हुआ, और वो बच्चे फिर धीरे धीरे 8th क्लास तक वो स्कीम फ्री होती है, 8th क्लास तक पास करने के बाद फिर वो बच्चे अगली स्कीम में स्विच हुए, तो फिर 2022 में श्रेष्ठा आई आपकी, और 2021 में एसओएससी आई। तो वो एसओएससी में भी गए और श्रेष्ठा में भी गए। तो 8वीं तक भी वो फ्री में पढ़े, उसके बाद 9वीं से 12वीं तक फ्री में पढ़े। और 12वीं के बाद भी बहुत स्कीम ऐसी हैं जिसमें जो हमारे समाज के जो फाइनेंशियल जो सक्षम लोग नहीं है, उनके लिए बहुत स्कीम ऐसी हैं कि वो अपने बच्चों को ग्रेजुएशन और उसके बाद जो है पीएचडी भी फ्री में करा सकते हैं। उसमें ओवरसी जो स्कॉलरशिप है वो भी बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। अभी हम एसओएससी पे डिस्कस कर लेते हैं। अर्जुन जी हैं क्या? ठीक है, अर्जुन जी हैं, हमारे साथी हैं, और वो अगर आप बात करेंगे तो वो साइकिल जो रिपेयर करने वाले व्यक्ति होते हैं वो हैं, और उनके बेटे ने अभी आईआईटी जो मेंस है उसका जो एग्जाम है वो निकाला, अच्छे खासे नंबर्स भी हैं। और वो बच्चा एसओएससी से इधर एंट्री किया 2022 में किया, 21 के बाद 22 में किया, और 22, 23, 24 और 5, 25 में उसने, मतलब 21 में शायद एंट्री किया, 21 में, 22, 23, 24, 25, 21 में एंट्री किया, फर्स्ट बैच में ही हो, 9th क्लास में किया। और आज 25 में वो बच्चा एक अच्छा खासा जो है अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करके, मेंटर डेवलप करके आईआईटी जैसे फील्ड में वो बच्चा कूद रहा है, और फ्री ऑफ कॉस्ट में कूद रहा है। तो ये हमारे लिए एक मतलब एग्जाम्पल है कि हम फ्री में भी चीजें कर सकते हैं। पैसा हमको लगाना, लेकिन पैसे के बावजूद भी अगर चीजें फ्री में मिल रही हैं तो हम वो लें, उस पैसे को कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। एसओएससी से पहले दिल्ली के अंदर राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय हुआ करते थे, जो लगभग 18 स्कूल थे। और राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों का मतलब था कि उसमें वो बच्चे ही एडमिशन ले पाते थे 6th, 9th और 11th में, जो बच्चे प्योर गवर्नमेंट स्कूल से, अगर 6ठी में उसने एडमिशन लेना है तो 3rd, 4th और 5th कंपलसरी थी। मतलब 3 साल उस बच्चे ने गवर्नमेंट स्कूल से की हो, तभी वो राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय को उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता था। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन थी। तो इसके कई मायने निकलते हैं, आप इसको देखेंगे तो ये बहुत पुरानी जो स्कीम थी। और राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय दिल्ली के गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छे स्कूल थे। उनमें एक बार बच्चा गया, और बच्चा जाने के बाद जो है वहां से, मतलब राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय से निकला हुआ बच्चे का मतलब है कि जैसे आपका नवोदय से निकला हुआ बच्चा है, उससे भी बेटर पर्सनालिटी उस बच्चे की होती थी, मतलब मेंटल डेवलपमेंट की अगर बात करें हम। लेकिन नवोदय के बच्चे के ओवरऑल बहुत डेवलपमेंट होते हैं। उसका सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट होता है, उसकी इंडिपेंडेंट जो थिंकिंग बनती है बाहर रहने वाले बच्चे की, वो बहुत उसका मजबूत पक्ष होता है। लेकिन राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों को जब हम देखते हैं तो उनका बेटर रिजल्ट जो है हमारे बहुत पक्ष में था। लेकिन राजनीति चेंज होती है, और राजनीति चेंज होने के बाद जब ये आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो इनको कुछ नया करना था, और एजुकेशन को लेके इन्होंने जो एक हड़कंप मचाया, और जो हड़कंप मचाया तो ये जो बंदर की तरह जो काम करते रहे, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हुई कि कुछ चीजें की, और कुछ चीजें करने के बाद जो है कुछ चीजें सही भी हुई और बहुत चीजें गलत भी हुई। तो उसमें क्या हुआ कि ये हम देखते हैं कि भाई राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों को इन्होंने स्विच कर दिया। पहले तो इन्होंने
कई मोड में लेके आए। तो उसके बाद लास्ट मोड में इन्होंने सेटल किया कि हम अलग बोर्ड बनाएंगे। अलग बोर्ड बनाने के बाद जो है इन्होंने फिर अलग बोर्ड बनाने के लिए डीबीएससी बोर्ड बनाया। जो वो स्कूल जो है वो सीबीएसई के अंडर जो रजिस्टर्ड थे, एफिलिएटेड थे, उनको इन्होंने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन करके जो है इन्होंने एक जो बोर्ड है वो डेवलप किया और डीबीएससी में उन सारे स्कूलों को जो एससीएससी हैं उनको एफिलिएटेड किया। अब वो चीजें फिर आगे बढ़ती रही और उसका एक पैटर्न जो है एग्जाम का पैटर्न लगातार बदलता ही रहा, मतलब कुछ फिक्स नहीं हो पाया। 21 से आप लगाइए 21, 22, 23, 24, 25, 5 साल में उन स्कूलों का लगभग सिलेबस भी चेंज हो रहा और एग्जाम का पैटर्न भी लगभग चेंज होता रहा, मतलब स्टेबिलिटी बन नहीं पाई। अभी क्योंकि 2025 में गवर्नमेंट चेंज हुई और गवर्नमेंट चेंज होने के बाद फिर वो चीजें जो है फिर से चेंज हुई और हम फिर ये देखते हैं कि उन्होंने भी फिर उसको डीबीएसई को सीबीएसई में चेंज करने का अभी एक लास्ट जो इंटीमेशन है वो हम लोगों को दिया है कि अब जो एसओएसई के जो एडमिशन होंगे वो डीबीएसई बोर्ड के अंदर नहीं, सीबीएसई बोर्ड के अंदर होंगे। अब इसमें कंपेयर करना कि भाई डीबीएसई बेटर था या सीबीएसई बेटर था, तो इसमें ज्यादा कंपेयर में हमको इसलिए नहीं जानी चाहिए क्योंकि हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं है कि हम डीबीएसई में अब जाके एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि अब गवर्नमेंट ही मतलब सुप्रीम पावर है। अब उसने सीबीएसई कर दिया तो सीबीएसई को हमको देखना है कि क्या उससे हमारा कुछ फायदा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसको हम ऐसे समझ लें कि भाई निश्चित तौर पर जो राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय थे वो अपने टाइम के टॉप स्कूल थे और अपने टाइम के टॉप स्कूल होने का मतलब मैंने पहले बताया कि वहां पे एंट्री करने के लिए बहुत इवन जो गवर्नमेंट नौकरी वाले लोग थे वो अपने बच्चों को 2 से 3 साल जो है उधर जो गवर्नमेंट में स्कूल में पढ़ाने की कंडीशन थी उसको भी वो फुलफिल करते थे। हाँ, उस समय ये यूडाइस या आधार लिंकिंग का सिस्टम नहीं था, तो बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही थी कि मतलब आप समझ सकते हैं कि बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा लेकिन नाम उसका गवर्नमेंट स्कूल में लिखा दिया। ऐसे भी हम लोगों को एग्जाम्पल अनुभव जो है ऐसे दिखाई दिए, उस समय हम लोग देखते थे। लेकिन अभी सारी चीजें जो है इंटरलिंक हो गई हैं, ऑनलाइन हो गई हैं, तो वो सारी व्यवस्था भी खत्म हो गई है। अभी सारी चीजें जो है मतलब एक तरीके से मान सकते हैं कि काफी हद तक वो ट्रांसपेरेंट और जेन्युइन हो गई है। तो अभी हम ये देख ले कि जितने भी हमारे यूपीएससी एग्जाम से लेके जितने भी चाहे एनटीए है, वो सारा का सारा जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसी को वो रिकमेंड करते हैं कि भाई हम एनसीईआरटी के सिलेबस को ही उसको एंट्रेंस एग्जाम का बेस बनाएंगे। और जो ये सीबीएसई बोर्ड का मतलब है कि एनसीईआरटी का उसमें सिलेबस चलेगा, ऐसा है। और निश्चित तौर पर हम अगर तुलना करें कि भाई राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय और अब के जो एएसओसी हैं, इनमें हम तुलना कर सकते हैं। अब डीबीएसई बोर्ड को आप भूल सकते हैं, हम उसमें तुलना करने में नहीं जाना चाहिए। तो राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय जो है उन्हीं को अपग्रेड किया है और उनको काफी हद तक स्ट्रक्चर वाइज भी और फैकल्टी वाइज भी जो है अपग्रेड किया है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि चीजें मतलब डिग्रेड नहीं हुई हैं। एएसओसी जो है वो निश्चित तौर पर अपग्रेड होके हमारे सामने है। बोर्ड चेंज हुआ है लेकिन काफी चीजें हमको जो है वो चीजें मिलेंगी, चाहे उसमें फॉरेन लैंग्वेज को लेके जो एक एक्स्ट्रा हमारे पास जो अचीवमेंट होगा वो भी हम देख सकते हैं। और क्योंकि जो स्पेशलाइजेशन है वो तो अभी हो ही गया है, अभी स्पेशलाइजेशन को इन्होंने मर्ज नहीं किया है। ये इसको मर्ज करने वाले या नहीं करने वाले, उम्मीद है कि शायद ये 21st सेंचुरी और पीबीए को ये शायद मतलब मर्ज कर दें किसी और में, क्योंकि पहले वही था कि साइंस था और कॉमर्स था और आर्ट्स था, 3 चीजें थी। अब वो भी हैं लेकिन प्लस में पीबीए और जो है आपका 21st सेंचुरी वो भी एक अलग तरीके से आया है। और इसमें एक आर्म फोर्स प्रिपरेशनरी स्कूल भी है, वो एडिशनल है, मतलब बोर्डिंग स्कूल। तो अभी हम वेट एंड वॉच की कंडीशन में कि भाई देखते हैं कि सरकार बदली है तो काफी चीजें बदलेंगी। लेकिन कुछ गतिविधियों को हम लोग जब नोटिस में लेते हैं तो हमने ये देखा है कि जो वहां पे क्या है कि जो एसओएसई है वहां पे आपके बच्चे को 9th में ही एडमिशन देने के साथ में उसको एक मतलब एक उसकी विलिंग ले ली जाती है कि भाई आईआईटी की तरफ जाने वाले हैं या मेडिकल लाइन की तरफ जाने वाले हैं।
तो जब बच्चा 9th क्लास में अपने आप को थोड़ा सेपरेट कर लेता है तो फिर उसका वो चीजें छूटती हैं, लेकिन उसकी लाइन जो है एक होने के से जो है काफी चीजें उसके पक्ष में आ जाती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो 9th क्लास से ही फाउंडेशन कोर्स कराना शुरू कर देते हैं, जिसको हम लोग जो पैसे वाले लोग हैं वो अपने बच्चों को मतलब कम से कम 1 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से आप जाएंगे तो कम से कम 1 लाख रुपए नॉर्मल है, ज्यादा ही होगा। तो इस तरीके से जो फाउंडेशन कोर्स को हम लोग बाहर से कराते हैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए देकर, वो फाउंडेशन कोर्स आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। पहले जब ये SOSE आए थे लॉन्चिंग के टाइम पे, तो जो विद्या मंदिर क्लासेस हैं उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट था दिल्ली गवर्नमेंट का, लेकिन बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को लगा कि रिजल्ट नहीं आ रहा सही, तो फिजिक्स वाला से लास्ट टाइम इनका कॉन्ट्रैक्ट रहा लास्ट गवर्नमेंट का। अभी भी जो ये गवर्नमेंट आई है तो इसके जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया है और फिजिक्स वाला के साथ ही उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है कंटिन्यू किया है। तो इस तरीके से हम ये मतलब ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो बेसिक जो चीजें हैं उनमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया है, बोर्ड में छेड़छाड़ हुआ है। तो जो आपको फाउंडेशन कोर्स को वहाँ पे तैयारी करने का मौका मिलेगा वो मिलेगा। और जो NCERT है, NCERT निश्चित तौर पर आप जब मतलब अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे या फिर आप अपने केंद्रीय स्कूल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी NCERT की ही बुक आपको पढ़ने को मिलती है। अब चाहे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से तो 8th क्लास के बाद तो कंपलसरी जो है वो NCERT बुक ही है, 8th क्लास के बाद तो हर प्राइवेट स्कूल में भी। तो NCERT को जब हम ऑल इंडिया बेस पे जो है उसको जो है कॉमन सिलेबस बना रहे हैं तो इसमें सारी चीजें पॉजिटिव हमको दिखाई देती हैं। तो हमको इसमें ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं जाना चाहिए। और निश्चित तौर पर इस बात के वो लोग गवाह हैं जिन लोगों ने 2021 में पहली बार ASOC का एग्जाम दिया और उसके बाद भी दिया और पिछले साल 2024 में भी दिया। नौकरी वाले लोग भी, गाड़ी अच्छी खासी गाड़ी रखने वाले लोग भी अपने बच्चों को इधर स्विच किए। तो उनको पता है कि चीजें अगर गवर्नमेंट लेवल पे उनको मिल जाए और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, जो वो मतलब 6-7 लाख रुपए बाहर दे के करा रहे हैं, तो वो यहाँ से लेना उसको पहला जो ऑप्शन है वो बनाते हैं। तो इस तरीके से हम इस मामले में क्लियर रहें कि निश्चित तौर पर ये बहुत बेहतर चीज साबित होगी। उसके बावजूद भी हम सबका एक इंडिपेंडेंट डिसीजन, इंडिविजुअल डिसीजन होना चाहिए सारी चीजों को समझने के बाद। तो कभी कभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि बच्चा 1st क्लास से लेके 8th क्लास तक एक स्कूल में पढ़ा होता है, तो हम लोगों की जो प्रवृत्ति है, खासतौर पे जो SC ST के समाज के जो लोग हैं, उनकी प्रवृत्ति स्विच करने की नहीं है। वो क्या है कि वो जैसे नॉर्मल जिंदगी जी रहे, हाँ ठीक है ऐसे चलती रहे, तो वो मतलब बड़े ही कंफर्टेबल जोन में जिंदगी को जीते हैं। और इसका कारण ये भी होता है कि वो कभी समस्या में फंस जाते तो समस्या से भी स्विच नहीं कर पाते, उनकी पूरी जिंदगी जो है उस समस्या में उलझ के ही रह जाती है। ऐसे ही कभी कभी कुछ चीजें हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वहां से भी स्विच नहीं कर पाते। तो स्विच ना करने की जो आदत है वो बड़ी घातक होती है। तो हमको स्विच करना सीखना चाहिए, बेटर चीजों के लिए हमको स्विच करना चाहिए। चाहे तो हमको साल में 2 बार भी स्विच करना पड़े, स्विच कर जाओ। स्विच मतलब हमको करना इसलिए जरूरी है कि हम लोग नकारात्मक चीजों को या फिर डिग्रेड चीजों को छोड़ते हैं। तो इसलिए स्विच करने की जो एक आदत है खासतौर पर SC ST लोगों को जो है वो डेवलप करनी चाहिए। और इससे आप लोगों को निश्चित तौर पर बहुत बड़े अनुभव मिलेंगे और एक नए तरीके के तजुर्बे जो है आपके पास होंगे। जो भी सबसे ज्यादा स्विच करता है ना, उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज्यादा तजुर्बे होते हैं और उसकी जो पर्सनैलिटी है वो ज्यादा इमोशनली वो बॉन्ड नहीं रहता लोगों चीजों से, और वो बहुत प्रैक्टिकल चीजों को समझता है और मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर डेवलप हो जाती है। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि एंट्रेंस एग्जाम की डेट को लेके जैसे बात हुई अभी, तो एंट्रेंस एग्जाम की डेट को लेके हम ये देख लें कि SOSE के एंट्रेंस एग्जाम डेट को लेके SOSE 2024 तक जनवरी में इसके एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं
तो जनवरी में एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि फरवरी में इधर चुनाव हुए और उसके बाद गवर्नमेंट स्विच हुई, तो सारी चीजें उथल पुथल में गई। लेकिन दिक्कत तब आती है कि जिन लोगों के बच्चों ने या जिन लोगों ने एसओएसई के लिए रजिस्ट्रेशन किया, वो भी लिखते और बोलते नहीं है, वो भी बस वेट कर रहे हैं। तो इस पे भी एक चीज हमको ये समझने की जरूरत है कि लिखने और बोलने का बहुत फर्क पड़ता है, और इसमें लगातार हम लोगों ने कंप्लेंट इसमें रेज की, और लगातार कंप्लेंट रेज करने से क्या होता है कि जो एक कंप्लेंट रेड्रेसल जो एक मैकेनिज्म है हर डिपार्टमेंट के अंदर बनता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर होता है, प्राइवेट में भी होता है, तो उनको जवाब देना ही पड़ता है। तो यदि एक आदमी कंप्लेंट करता है तो उसका असर बहुत कम होगा, लेकिन 1000 लोग कंप्लेंट करेंगे तो पूरी जो सरकार है वो हिलती है। हम उस तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए बार बार अपील आप लोगों से की जाती है कि आप कंप्लेंट लिखना सीखें। जो आपके पास मोबाइल है उसमें जो ट्विटर है, उसमें जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जो जीमेल है, उसको आप एज ए वेपन, एज ए हथियार यूज करें। आप इस मोबाइल से क्या कर सकते हैं, आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए। जब आप दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर को ट्वीट करके टैग करेंगे कि भाई देखिए दिल्ली के अंदर शिक्षा का क्या बुरा हाल है और अभी तक कोई एंट्रेंस एग्जाम की डेट जो है वो डिक्लेयर नहीं हुई है, तो सारा का सारा इंटरनेशनल लेवल पे जब उसकी इमेज को जो है झटका लगता है, तो फिर इनको जो है वो कार्रवाई करनी पड़ती है। 1000 ट्वीट यदि दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर को हमने टैग कर दी, तो आप समझ लीजिए कि उसके लिए वही आंख खोलने सुबह को जब उठेगा और शाम को सोएगा तो समझ जाएगा कि ये मुद्दा कितना प्रायोरिटी पे उसको रखना है। तो इसलिए साथियों, आपका बच्चा आज है एसओएसई में, कल मतलब उसका एडमिशन हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है आने वाले लोगों के लिए ना बोलें। आपको इसलिए बोलना है कि वो मुद्दा भले ही आपसे जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा है, मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी सोसाइटी से, आपके लोगों के से वो मुद्दा जुड़ा हुआ है, इसलिए हमको बोलना है। और इसी बात को ध्यान में रख के हम ये इन चीजों को बोल रहे हैं कि ये जो चीजें हैं हमारे समाज की जो दिशा है और दशा है, उसको सकारात्मक जो स्थिति है उसमें पहुंचाते हैं, और इसका परिणाम बहुत अच्छा आने वाले टाइम में आएगा। एसओएसई के एंट्रेंस एग्जाम को डेट को लेके मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं अभी सारी चीजें आपको स्क्रीन शेयर करके समझाऊंगा। हमको किसी भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमको खुद भी इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि यदि हमको इंफॉर्मेशन लेनी है तो हमको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पता हो और हम अन्य 10-20 लोगों को भी इंफॉर्मेशन दे सकें। तो इसलिए अभी मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और आपके सारे सवालों का जवाब देते हुए चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। जी सर। साथियों, दिल्ली गवर्नमेंट की जो साइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, EDU-DEL जैसे टाइप करेंगे, क्योंकि मैं लगातार इसको सर्च करता हूं, तो इतना करने से ही मेरे सामने ये ऊपर वाला लिंक आ जाता है। तो आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे बाबा साहब आ चुके हैं, और ये बाबा साहब के फोटो को भी आप टच कर देंगे तो बाबा साहब आपको रास्ता दिखा देंगे। तो आप देखिए, बाबा साहब को जैसे ही मैंने टच किया तो बाबा साहब आपको जो एसओएसई है उसकी जो पेज है उस पर ला चुके हैं। और चीज़ों को हम जो है सर्च करना सीखें, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हम आज ऑनलाइन जो है चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे नोटिस एंड अपडेट्स में, तो ये यहाँ पे है द टेंटेटिव डेट फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर एडमिशन टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26 आर शेड्यूल्ड फॉर द 3rd वीक ऑफ मई 2025। द टेस्ट इज प्रोविजनली सेट फॉर 19 and 20 मई 2025। तो इस तरीके से इन्होंने ये यहाँ पे 19 और 20 मई को टेंटेटिव डेट में रखा है।
इसके नीचे ही हम जाएंगे। तो इसके नीचे देखिए, आप देखेंगे कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट ब्लूप्रिंट, यानी कि यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है। और ये जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके बीच में ये सिलेबस आ गया। तो ये सिलेबस जो है आपका यहाँ पे आ गया है, ह्यूमैनिटीज, परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स। और इस सिलेबस को अब आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अब जैसे आप देखेंगे कि इस सिलेबस में इन्होंने बताया है कि जो पूरा इन्होंने दिया हुआ है कि एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा, कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। और इन्होंने बताया कि इसमें 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए आप दिल्ली एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसका बड़ा फेलियर देखिए कि 100 क्वेश्चन इन्होंने लिखा है कि 100 क्वेश्चन आएंगे। अब आप टोटल करिए कि 25 ये हो गए और 20 ये हो गए, तो 45 हो गए। तो 45 के बाद 20 ये हो गए, यानी कि 65 हो गए। 65 के बाद 15 ये हो गए, तो यानी कि 80 हो गए। और 80 के बाद प्लस 10 हो गए। ये 90 क्वेश्चन बैठते हैं। इन्होंने टोटल कर दिया 100 क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि ऐसे में आपको छोड़ना नहीं चाहिए इन लोगों को किसी भी हालत में, कि दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर ये लापरवाही है कि 10 क्वेश्चन को वो समझ ही नहीं रहे कि 10 क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, कि 10 क्वेश्चन जो है कितने हमारे लिए महत्व रखते हैं। और उन्होंने जो है ये सारा कुछ जो है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये निकाल दिया है। तो इस मामले में तो देखो, आपको एकदम वोकल पर्सनालिटी बनना चाहिए। और उससे क्या होगा कि आप केवल अपने लिए नहीं बोल रहे होते हैं, बल्कि आप न जाने ऐसे कितने लोगों के लिए बोल रहे होते हैं कि जिनके पास मोबाइल भी नहीं है, जो लिखना तक भी नहीं जानते। ज्यादा कुछ नहीं करना है, 4-5 लाइनें लिखनी होती हैं और वही लाइनें लिख के बस आपको टैग कर देना है दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर को। आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं कैसे पता करूं कि भाई दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो आप सीधे यहाँ पे टाइप कर सकते हैं भाई, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। आप सीधा इससे पूछ लो गूगल से कि भाई हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, यहाँ पे ले लो व्हाट इज द ट्विटर हैंडल या व्हाट इज द एक्स हैंडल ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, तो उसका ट्विटर हैंडल भी आ जाएगा। उस ट्विटर हैंडल पे आप जो उसको टैग कर दो। ये टेक्निकल चीजें आपको सीखनी चाहिए। इससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बन गए कि ना केवल आप अपनी समस्याओं का समाधान करना सीख लिया है, बल्कि व्यवस्था की नाक में दम करना सीख लिया है। और जो लोग गलत कर रहे हैं, आपने उनकी भी जो अकल ठिकाने लगाना सीख लिया है। और आपने अपने जो बेबस लोग हैं अपने समाज के, जो बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते, आपने उनकी आवाज बनना भी सीख लिया है। तो इसलिए जो भी साथी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, जो लिख सकते हैं, जो इवन व्हाट्सएप पे भी चैटिंग वेटिंग करते हैं अपने घर परिवार में, तो वो भी इन चीजों को इजीली कर सकते हैं। इसलिए ये जो सेशन है, ये केवल सेशन को आप ऐसे ना माने कि ये केवल हमारे हिस्से जुड़ा हुआ है, ये ओवरऑल हमारी कम्युनिटी के हिस्से जुड़ा हुआ जो सेशन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेम और आर्म फोर्स प्रिपरेशन स्कूल, उसका सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस सिलेबस को आपको समझना है, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, साइंस। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि भाई, अरे क्या इन्होंने चेंज कर दिया। अब देखिए आपके सामने फाइल खोली है। अभी यहाँ पे पहले कुछ और भी था, शायद वही था, कुछ और था। चलिए कोई नहीं, अभी ये मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, साइंस के भी 40 क्वेश्चन आने वाले हैं और मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। ज्यादा कुछ नहीं है। जिस बच्चे का, हाँ शायद इसमें इंग्लिश थी कुछ, देखिए इसने आज ही इसको अपग्रेड किया है। और तो आप ये देख लीजिए कि मेंटल एबिलिटी सिंपल रीजनिंग होती है, बहुत अच्छी रीजनिंग होती है। और रीजनिंग आपके बच्चों के अंदर लॉजिकल माइंड और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड डेवलप करती है। तो आपको मैथमेटिक्स, और यदि आपके बच्चे का साइंस बहुत अच्छा है तो ये समझ लीजिए कि 80 क्वेश्चन में वो बहुत कुछ खेल जाएगा। और मेंटल एबिलिटी की आप एक कहीं से भी एक अलग बुक ले लीजिए, और उसमें मेंटल एबिलिटी की बुक लेने से 100-200 रुपए की बुक आ जाएगी। तो ये 20 क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बड़े हैं।
क्योंकि बहुत से बच्चे तो केवल साइंस और मैथ्स तक ही सीमित रह जाएंगे, लेकिन जिस बच्चे ने ये मेंटल एबिलिटी भी निकाल ली तो सेक्शन ए ही नहीं दे रखा। अच्छा, सेक्शन ए इसमें से देखो गायब कर दिया इस टेबल में से, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो मैंने बताया ना कि पिछले 5 साल में ये स्टेबल नहीं कर पाए हैं कि ये क्या सिलेबस लेने वाले हैं और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, हर साल चेंज कर देते हैं। तो देखते हैं आने वाले टाइम में ये कितना फिक्स हो पाता है। अभी तो आप इसको मान के चलें कि 40 क्वेश्चन साइंस के आने वाले हैं, 40 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं और 20 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के आने वाले हैं। लेकिन आप अपनी इंग्लिश को भी रखें, क्योंकि जो कल मैंने ब्लूप्रिंट देखा था, जो वीडियो बनाई थी, उसमें यहाँ पे कंप्रेशन जो पैसेज वो था रीडिंग राइटिंग वाला, सीन अनसीन पैसेज वाला, वो भी आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है पेपर कैसे आ जाएगा। अभी सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो ये समस्या केवल आपके बच्चे के लिए नहीं है, ये सबके बच्चों के लिए है। तो आप ये ना सोचें कि केवल आपके साथ में ये हादसा होने वाला है, ये सभी बच्चों के साथ में हादसा होगा। और जो बच्चा ज्यादा तैयारी करके जाएगा वो बच्चा नंबर मार जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि भाई इन्होंने केवल ये मैथ और साइंस और मेंटल एबिलिटी दी है तो इंग्लिश की मुझे कोई जरूरत नहीं है। इंग्लिश भी आप अपने साथ में रखें, क्योंकि इंग्लिश भले ही उन्होंने निकाल दिया है, लेकिन इंग्लिश को आप अपने साथ रखें तो निश्चित तौर पर यह है कि आपकी जो तैयारी है वो फिर से सबसे स्ट्रांग हो जाएगी। इसको भी आप देख लें, इसको भी आप डाउनलोड कर लें, हो सकता है मैं ग्रुप में भी इसको डाल दूंगा। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अगर हम मोड की बात करें कि भाई मोड क्या रहेगा इसका एग्जाम का, तो निश्चित तौर पर ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड, 2 तरीके के मोड अपनाए जाते हैं। तो ये ऑफलाइन मोड होगा, पेपर और पेन से इसका जो है एग्जाम होता है। OMR सीट आती है और OMR सीट में ही आपको ये चीजें भरनी होती है, जो आपके करेक्ट जो आंसर होते हैं वो भरने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, तो आप नेगेटिव मार्किंग में इन्होंने देखिए पूरी क्लियरिटी नहीं दी हुई है, लेकिन आप इतना मान लें कि अगर ये 100 नंबर का है तो ये 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन को आप इसको मान के चलें कि ये 400 नंबर का होगा। और 400 नंबर का नहीं हुआ तो आप ऐसे मान के चलें कि ये 100 नंबर का होगा। तो 1/4 स्टैंडर्ड है अभी, 1/4 नंबर जो है ये कटने का जो है नेगेटिव मार्किंग का स्टैंडर्ड है। लास्ट टाइम इन्होंने ये अपनाया था। तो आप 1/4 जो है स्टैंडर्ड लेकर चलें कि नेगेटिव मार्किंग का 1/4 स्टैंडर्ड रहेगा। तो ये रहेगा, तो इसको आप देख लें। और एग्जाम का पैटर्न जो आपको ये बताया कि भाई इस तरीके से सारी चीजें रहेंगी और हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में एग्जाम वो आएगा। तो यदि बच्चे कुछ हिंदी मीडियम के भी रहे उनको डरने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम हिंदी में भी आएगा और उसका जो क्वेश्चन का जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में भी साथ में होगी। अभी SOSC को लेके मुझे लगता है कि ये सारी चीजें कवर हो गई हैं। यदि SOSC को लेके और साथियों का कोई क्वेश्चन है तो हम उस पर भी बात कर लेते हैं, तो उसके बाद जस्ट जो है श्रेष्ठा के लिए स्विच कर जाएंगे। प्रदीप सर, मुझे एक सवाल पूछना था। हाँ बताइए सर। हाँ सर, इसमें क्या जब बच्चे ये एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो क्वेश्चन पेपर मिलता है क्या? अभी तक ऐसा मिला किसी को, या लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हम देख पाए? सर मैंने बताया ना कि इन्होंने इतना घालमेल कर रखा है कि वो पेपर को अभी तक बाहर नहीं दे रहे मार्केट में। हाँ, इसमें RTI भी हम लोगों ने लगाई तो उन्होंने कह दिया कि आप उसको आके हेडक्वार्टर में आके देख लो। तो इनका प्रॉब्लम यही है कि सिलेबस कुछ और दे रहे हैं, जैसे सिलेबस अब ये दिया इन्होंने एग्जाम का, लेकिन एक्चुअल में पेपर में कुछ चीजें अलग से भी आ जा रही हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका बहुत जायज है। और मतलब UPSC जैसे एग्जाम के पेपर जो हमको मिल जाते हैं क्वेश्चन पेपर, लेकिन ये SOSC का हमको एग्जाम पेपर नहीं मिल पा रहा है। कि सर जितने भी स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम्स होते हैं ना देश में कंडक्ट, वो सब में क्वेश्चन पेपर जो है स्टूडेंट्स को हैंड आउट कर देते हैं, तो वो बहुत इजी होता है कि भाई मैंने क्वेश्चन का आंसर किया है, क्या क्वेश्चन था, क्या आंसर मैंने किया इवैल्यूएशन के लिए। नेक्स्ट जो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल चीज होती है वो। बिल्कुल सर। तो इसमें तो ये एक तरीका है, जैसे मान लीजिए कि आज की मीटिंग में भी हम लोग काफी 24-25 लोग हैं जी, 27 लोग हैं। 27 लोगों ने भी कल को ट्वीट कर दिया और लोगों ने ट्वीट कर दिया, तो उसका असर पड़ता है। मेल कर देंगे हम लोग, मेल ID प्रोवाइड करा देंगे आपको, सारी चीजें मिल जाती हैं, हम लोग बस सर्च करें। हाँ सर ये भी। हाँ, तो और कोई साथी इस पे SOSC पे सवाल किसी का हो बच्चे का?
प्रदीप जी, जैसे वो कह रहे थे कि हेडक्वार्टर में आके आप देख सकते हैं, तो क्या हम एक बार ट्राई कर सकते हैं जाने का? हाँ सर, कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं इसके लिए कोशिश करता हूँ, टाइम निकाल के अपना जाता हूँ, एक दिन देखता हूँ क्या बताते हैं वो। शायद वो तो ये लगाए ना, उन्हें अलाउ करेंगे या किसी को भी इंडिविजुअल को? नहीं नहीं, अभी किसी इंडिविजुअल को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जिन्होंने उनसे जवाब मांगा है उसको करेंगे। उसे ही ये जवाब, अलाउ। हाँ, जवाब मांगा मैंने 2 साल पहले, तो 2 साल पहले उनके पास से लेटर आया और मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैंने उनसे अटेस्टेड सर्टिफाइड कॉपी मांगी थी कि सर्टिफाइड कॉपी मुझे दो। तो उसमें मैं फर्स्ट अपील में गया नहीं, काफी चीजें बिजी शेड्यूल हो जाता है। तो फर्स्ट अपील और फिर जो इधर जो है चीफ कमिश्नर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, वहां तक चीजें जाती हैं, तब जाके सॉर्ट आउट होती हैं। तो उन्होंने राइटिंग में क्या बोला कि आपको मतलब वो कॉपी दे देंगे या फिर सिर्फ देखने के लिए देंगे? नहीं, अगर आप वहां पे जाएंगे तो जो आरटीआई एक्ट का जो प्रोविजन है उसमें आप वहां से उनसे सर्टिफाइड कॉपी मांग सकते हैं, ये प्रोविजन है। हाँ, मतलब मान लीजिए कि आपने कोई वहां पे बुक देखी और कोई आपने फाइल देखी, तो उस फाइल में से आप पेज नोट कर सकते हैं कि उसमें आप कुछ चीजें आप देख सकते हैं कि मान लो कोई फाइल आपने ऑफिशियल वहां फाइल देखी, उस फाइल में से कितने पेज आपको चाहिए, आप तुरंत ही वहां पे एक एप्लीकेशन दे देंगे कि मुझे ये पेज नंबर जो है सर्टिफाइड जो है इसकी कॉपी दे दो प्रिंट आउट करके। तो वो प्रोविजन है आरटीआई एक्ट में। ठीक है, मैं भी कोशिश करके देख लेता हूँ एक बार। हाँ सर, इस पे कलेक्टिवली काम कर लेते हैं थोड़ा हम लोग। हेलो सुनील जी, आपका सुनील जी माइक अनम्यूट है आपका, पूछना चाह रहे हैं कुछ? हाँ, मैं कुछ कहना चाह रहा था यहाँ पे आरटीआई के बारे में। आरटीआई के बारे में, हाँ बताइए सर। आप सभी को जय मुनिया की। आरटीआई के बारे में जैसा प्रदीप सर आपने बताया है कि 2 साल पहले के लगभग आपके पास लेटर आया था कि आप फाइल इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो यदि उसमें स्पेसिफिक टाइम दिया है कि आप स्पेसिफिक टाइम में आए, तो वो टाइम खत्म होने के बाद आप नहीं कर पाएंगे। अगर वो इसमें टाइम नहीं है तो या तो आप खुद कर सकते हैं या आप किसी को ऑथराइज कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो जो भी है, जो शख्स अभी पूछ रहे थे, जो भाई पूछ रहे थे कि मैं जाऊंगा, तो वो आपसे आपका अथॉरिटी लेटर ले ले उस आरटीआई के बिहाफ पे। मैं प्रदीप जी के बिहाफ पे इसको इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ और इसका कुछ पेपर लेना चाहता हूँ। तो इसका ये तरीका होता है यहाँ पे करने का। दो तरीके से हम आरटीआई में रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम जो कोई भी सीआईसी के पास या फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास जो हम जाते हैं, या तो अपीलेंट खुद जाएगा या उसका रिप्रेजेंटेटिव जाएगा। जब उसका रिप्रेजेंटेटिव जाएगा तो वो उसका अथॉरिटी लेटर लेके जाएगा साथ में। वो उसको ऑथराइज करेगा कि मैं इस कारण से नहीं आ सकता हूँ, या मैं चीजों को नहीं समझ पाऊंगा इतना, जो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ या इसको ऑथराइज करता हूँ अपनी तरफ से, और वो जा सकते हैं। ये आरटीआई एक्ट में स्पेशल लिखा हुआ है जी। हाँ, वो कॉपी देनी पड़ेगी उसको। थैंक यू सर। और आप सुनील कुमार जी हैं और बेसिकली दिल्ली पुलिस से आप बिलोंग करते हैं, और एलएलबी, एलएलएम, और अगर इनके बारे में ये कहा जाए कि ये क्या है तो मैं इनको सोशल एक्टिविस्ट ही कहता हूँ कि ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। भले दिल्ली पुलिस में है वो मैटर अलग है, लेकिन काफ़ी राइट्स और अवेयरनेस की बात करेंगे तो उसमें काफ़ी एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण भूमिका हमको इनकी दिखाई देती है। तो सर हमारे एक तरीके से लीगल एडवाइजर की भूमिका में हमारे साथ रहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जय भीम जय मुनिया। जय भीम जय मुनिया से विजय भाई बताइए। सर एक्चुअली क्या था, मैं ना अभी हल्द्वानी में हूँ, और ये जो आपका अभी चल रहा है, ये इसका रिकॉर्ड मुझे मिल सकता है क्या? देखते हैं रिकॉर्ड, अभी किसी साथी ने किया है क्या नहीं किया है ये तो मुझे नहीं पता। कल मैंने जाना है दिल्ली, तो इसमें मेरे फोन में हो नहीं रहा है। और दूसरा मुझे ये पूछना था सर, जैसे 19 और 20 का टेंटेटिव डेट है ना, तो कल 9 हो जाएगी, तो उसका एक ही दिन एग्जाम होगा ना?
क्लियर नहीं है, और सेंटर कहाँ पड़ेगा उसका कब पता चलेगा इस हफ्ते में भी? हाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम सेंटर कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ। क्वेश्चन इसमें ये महत्वपूर्ण है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। देखिए, जब हम एसओएससी का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो उसमें 5 स्पेशलाइजेशन हमारे बीच में थे: स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग। स्टेम और आपका 21st सेंचुरी, आपका ह्यूमैनिटीज, आपका पीबीए परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स और आपका आर्म फोर्स प्रिपरेशन स्कूल। और वहां पे एक लिमिट थी कि आप 5 में से मैक्सिमम 3 में एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एक बच्चा 3 स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकता है और तीनों स्पेशलाइजेशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है, और जो भी उसको बाद में अच्छा लगे वो उसमें एडिशन ले सकता है। तो निश्चित तौर पर हम ऐसा मानते हैं कि कोई भी बोर्ड मतलब एक ही दिन में ये 5 एंट्रेंस एग्जाम ले लेगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यदि वो ऐसा करता है जो उसकी बेसिक जो गाइडलाइंस हैं उसी के खिलाफ वो चला गया है, तो इसमें कम से भी कम 5 दिन की डेट तो आनी चाहिए। और 5 दिन की डेट नहीं आती है तो हम ऐसा मानते हैं कि भाई जो 3 दिन यानी कि 3 आपने छूट दिए हैं एक बच्चे को, तो 3 दिन की डेट आनी चाहिए। यदि हम उसको भी मान लें कि भाई उससे ज्यादा वो फिल्टर नहीं कर पाएंगे, 3 दिन से तो कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको ये आइडिया नहीं लग पाएगा कि एक बच्चे ने कौन कौन से के लिए अप्लाई किया है। नहीं तो अगर मान लो किया तो उसको 3 बार एग्जाम देने पड़ेंगे 3 दिन ना? हाँ बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आपको 3 एग्जाम देने पड़ेंगे, 3 एंट्रेंस एग्जाम। एक जो जून को श्रेष्ठा वाला है, हमें उसकी भी तैयारी करनी है और इधर इसका 3 का भी देखना, तो वो मैं सोच रहा हूँ कैसे हम आप एकदम ये देखिए, सिलेबस वही है लगभग, ज्यादा चेंज नहीं है। मैथ और साइंस कॉमन है, बार बार उस चीज को आप एज ए मतलब उसको प्रॉब्लम की तरफ ना लें। एक ही तीर से आप 2 निशानों को साथ देंगे, उसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप श्रेष्ठा कराएंगे या दोनों के वो कराया ना अप्लाई, तो वही सोच रहा हूँ कि डिस्टर्ब दे जाता तो 3 दिन में इसका होगा। हाँ ठीक है। इसमें जो प्रॉब्लम जो समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि कहीं कोई डेट जो है 1 जून को क्लैश ना ये कर दें। तो यदि ये ऐसा करते हैं तो हमको कम से भी कम 25 से 30 लोगों को इमीडिएटली वो जो नोटिस आएगा लास्ट में जो आएगा एग्जाम डेट को लेके जो क्लियरिटी आएगी, वो अगर 1 जून को कोई भी इनका एग्जाम आता है तो उसके बारे में इनको इन्फॉर्म करने के लिए कि जो देश की जो एक संस्था है एनटीए, उन्होंने जो श्रेष्ठा का एग्जाम रखा हुआ है क्लास 9th और क्लास 11th के लिए, तो आपको ये देखना चाहिए कि क्लास 11th के लिए आपको ये जो एग्जाम आप रख रहे हैं 1 जून में, इसको पोस्टपोन करिए। तो जैसे ही आप इस लेटर को लेकर वहां पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर उनको जो रिशेड्यूल करना पड़ेगा चीजों को। लेकिन आप अपने लिए बोलेंगे तो ठीक है, वहां पे भी जो बैठे हुए अधिकारी हैं उनको नहीं पता है कि वो श्रेष्ठा का कोई एग्जाम 1 जून को होने वाला है, बल्कि उनका एक इंटरनल सिस्टम होता है कि वो देश के अंदर देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम किस तरीके से होते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि श्रेष्ठा का एग्जाम और नवोदय का एग्जाम 9th क्लास का क्लैश कर जाए, कभी नहीं होता है। जो देश की जो टॉप एजेंसी है ना, वो इन बातों का ध्यान रखती हैं। लेकिन ये दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ मतलब ऐसे बैठे हुए हैं, बस आला अधिकारी बैठे हुए हैं। जब तक आप उनके कान पे जाकर चिल्लाएंगे नहीं, उनको समझ में नहीं आएगा अच्छा कुछ हो भी रहा है। अभी तो साइड आप देख लीजिए, आप दिखा रहे थे ना कि पहले वो 90 हो रहे थे टोटल, फिर उन्होंने उसको फिर 100 करके फिर दोबारा साइट अपडेट करी तुरंत अभी। अब क्या करते? हाँ हो गए क्या 100? हाँ अभी वो दिखाया ना आपने 20 का मेंटल एबिलिटी, मैथ 40 का और साइंस 40 का, उससे पहले कुछ और आ रहा है। नहीं, उससे वो चीज अलग है, वो मैं जो दिखाया वो स्टेम का दिखाया, और जो 90 जो दिखा रहा हूँ मैं ह्यूमैनिटीज वाले सिलेबस का दिखाया हूँ। तो आप थोड़ा उसमें कंफ्यूज हैं, तो उसको रहने दीजिए आप। अच्छा, तो सर इसका भी डेट कंफर्म नहीं है फिर, मतलब जो 1920 का बता रहे हैं ये वाली डेट कौन सी, मैं ये पूछना चाह रहा था। देखिए, ये मैंने कहा ना, इन्फॉर्मेशन जो आपके सामने वही मेरे सामने है। अब वो 19 में क्या स्टेम का लेने वाले हैं या ह्यूमैनिटीज का लेने वाले हैं, ये मैं नहीं कह सकता कुछ भी। और इसमें आपको इतना जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें आपको ऐसे तैयार रहनी चाहिए कि भाई 19 तारीख को भी स्टेम का ले लेंगे तो हम स्टेम का दे देंगे, 19 तारीख को
ले लेंगे तो हम स्टैम्प उसका हमें टीचर दे देंगे। तो उसमें ऐसा नहीं है कि भाई नहीं हमको पता लगना चाहिए एक ही दिन में जो है बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप 19 तारीख को ये डेट मान के चलें कि 19 तारीख को अगर स्टैम्प का होगा हम स्टैम्प का दे देंगे। आप मुझे ये तो दोनों चीजों को बताइए, ये आई कार्ड या कुछ पेपर कुछ क्या लेके जाना पड़ेगा? मान लो कि 10 दिन ही रह गए तो कुछ निकालना है प्रिंट आउट, जो हमने फॉर्म भरा वही लेके चले जाएं या क्या कुछ मिलेगा यहाँ पे? सही देखिए साथियों, जब भी हम कोई एंट्रेंस एग्जाम या फिर कोई बोर्ड का एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो निश्चित तौर में मतलब कॉमन बिलोंगिंग्स होते हैं जो हमको लेके जाने होते हैं। उसमें खास तौर पे हमारा एक पेन होता है, ठीक है, जो हम उसको भूल नहीं सकते। आप एक पेन की जगह 2 पेन लेके जाएं हमेशा। नहीं मेरे कहने का ब्लैक मतलब ना विजय भाई रुक जाओ थोड़ा सा। ब्लैक एंड ब्लू 2 पेन आपको ये रखने होते हैं। अब क्योंकि आपको वहां पे एंट्री लेनी है, एंट्री लेने के लिए आप ऑथराइज कैंडिडेट हैं, तो उस चीज के लिए एक तरीके से मान लीजिए कि परमिट कार्ड के लिए आपका एक होता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको जो है कम से भी कम 7 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड इनको लिंक भेज देना चाहिए डाउनलोड करने के लिए। तो एडमिट कार्ड आपका वहां पे डाउनलोड कर लें, आप उसको अपने साथ रखें। और तीनों एग्जाम पेपर के अलग अलग एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे। ये बात आपको इस SOSE के जो परपेक्ष में समझने की जरूरत है कि तीनों एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग होंगे, तो तीनों के एडमिट कार्ड भी अलग अलग ही डाउनलोड होंगे, एक ही लिंक से होंगे। तो इस तरीके से 3 आपके एडमिट कार्ड होंगे। एडमिट कार्ड पे ऐसा हो सकता है कि आपने न जाने कौन सा फोटो अपलोड कर दिया होगा। ऐसा होता भी है कि बच्चा आपका 8th क्लास में पढ़ रहा है और आपने फोटो जो है तब का अपलोड कर दिया कि जब आपका बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा था। क्योंकि हम लोग तो अभी तक फोटो खिंचवाने में और फोटो का इम्पोर्टेंस ही नहीं समझ पाए हैं कि फोटो कैसा होना चाहिए और फोटो का महत्व क्या होना चाहिए। तो इस मामले में बहुत लापरवाही हमको देखने को मिलती है। तो वो देखेगा कि यार ये 10 साल का बच्चा का फोटो है और यहाँ सामने मेरे 15 साल का बच्चा जो है वो खड़ा हुआ है। और ये 4-5 साल का जो गैप होता है, ये चाइल्डहुड से सीधा बच्चा जब टीनेजर में जाता है तो पूरा का पूरा चेहरा चेंज हो जाता है। तो आपको कहीं रोक ना दे, पेपर देने से ना रोक दे, तो उसमें आपको एक अपना आइडेंटिटी प्रूफ अपने उसके साथ लेके जाना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी प्रूफ एक आपका एडमिट कार्ड और आपके कम से कम 2 पेन, ये आपको 3 चीजें तो हर हालत में रखनी ही होती हैं। और जो अथॉरिटी होती है, जो भी एजेंसी होती है, वो जब भी कोई एग्जाम लेती है तो उस एडमिट कार्ड के साथ में गाइडलाइंस भी इशू करती है। उन गाइडलाइंसों को हमको फॉलो करना है, उन गाइडलाइंसों को कंप्लाइंस करना है और उन गाइडलाइंसों को ध्यान से पढ़ते हुए जो चीजें उसमें कही गई हैं वो हमको फॉलो करते हुए जो है एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है। अभी विजय भाई बताइए, क्या आपका और भी कुछ सवाल है इससे रिलेटेड? ठीक है सर, ठीक है। मतलब ये हमको मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे ना, वो जो भी होगा? मेल पे नहीं करेंगे, आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपने नोट कर रखा है SOSE का, वहीं आप लॉगिन करेंगे। अच्छा। वहीं आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे तीनों। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड है ना आपके पास? हाँ, या भूल गए? नहीं है। अरे व्हाट्सएप पे है या घर पे लिख लिया है? नहीं, वो व्हाट्सएप पे है, नोट कर रखा है। कोई बात नहीं, आपका कल मोबाइल चोरी हो जाएगा। नहीं मैंने नोट कर रखा है। हाँ फिर ठीक है। ये चीजें बहुत ज्यादा सेंसिटिव तरीके से हमको लेनी चाहिए कि पासवर्ड और ये जो हमको रजिस्ट्रेशन नंबर है ये डायरी में कहीं लिखने चाहिए ऑफलाइन, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं कि हम लोग बहुत इंफॉर्मेशन खो देते हैं। अच्छा सर, ये जो श्रेष्ठा का वो तो 3 घंटे का है, 2 से 5। अभी उसमें आएंगे बाद में आ रहे हैं, उस पर आ रहे हैं। अभी SOSE पे अभी विजय भाई SOSE। हाँ, SOSE का भी 3 घंटे का ही होगा क्या पेपर? हाँ, SOSE का 3 घंटे का है। ठीक है, SOSE को लेके अभी हम फिनिश करें या कोई और साथी है SOSE को लेके? SOSE में हिंदी इंग्लिश दोनों है ना, कोई भी चॉइस? हाँ बिल्कुल ठीक है, दोनों चीजें। ठीक है।